कि सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में मौजूद हैं और आज उनके इस दौरे का दूसरा दिन है। पीएम मोदी और नड्डा से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ आज, यानी कि जिस तरीके से मुलाकातों का दौर जारी है, इससे कई कयास लगाए जा रहे हैं। एक तरफ यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी और दूसरी तरफ मंत्रिमंडल का विस्तार क्या किया जाएगा या फिर सीधे सीधे यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर ही जोर दिया जाएगा। तो बैठक के दौरान यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी पर रणनीति बनेगी। कल गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी मुलाकात की थी सीएम योगी आदित्यनाथ ने। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह से भी मुलाकात की थी, जितिन प्रसाद और सत्यपाल सिंह से भी मुलाकात की थी, साथ ही साथ संजय निषाद से भी मुलाकात की थी सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो ये मुलाकातों का दौर कल जारी रहा और कई तरीके की अटकलें भी यहां पर लग रही हैं अब कि आखिर आने वाले वक्त में होगा क्या, क्योंकि विधानसभा चुनाव का अलार्म बज चुका है और इसको देखते हुए बीजेपी अब बहुत ज्यादा अलर्ट मोड पर है। पूरी तैयारी, पूरी कोशिश जारी है। यह भी देखा गया कि लखनऊ में भी मुलाकातों का दौर जारी था जब बीएल संतोष पहुंचे थे और यहां पर एक के बाद एक मंत्रियों के साथ मुलाकात कर रहे थे। और अब यह समझा जा रहा है कि क्या दिल्ली के ही हाथ में है लखनऊ की बागडोर। ये तमाम जो प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं, क्योंकि मुलाकातें हो रही हैं और साथ ही साथ हमने कुछ ही दिन पहले ये भी हलचल देखी थी, कहीं ऐसा ना हो कि नेतृत्व में परिवर्तन हो जाए प्रदेश के। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन सभी अटकलों पर तो विराम लग चुका है, लेकिन इस बीच कई तरीके के प्रश्न चिन्ह हैं, वो हर किसी के जहन में हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही राजनीति के नींव की शुरुआत होती है और ऐसे में बीजेपी कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि पंचायत चुनाव के जो नतीजा है उसको भी काफी गंभीरता से लिया गया है। और लखनऊ से हमारे संवाददाता प्रणवीर पांडे हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रणवीर, अभी तक हम देख पा रहे थे कि लखनऊ में मुलाकातों का दौर जारी था, लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली पहुंचे हुए हैं, आज दूसरा दिन है, तो क्या कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के अलावा कई अहम मुलाकातें करी थी सीएम योगी आदित्यनाथ ने। जी, निश्चित तौर पर आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो है 10:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, तो वहीं 12:30 पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। और इसके पहले इन्होंने जो है गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की और लगभग 1.5 घंटे तक की ये मुलाकात का दौर गृह मंत्री से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से चालू रहा। और इस बीच जब वो यूपी आवास पहुंचे, सदन पहुंचे, तो वहां पर जो है जितिन प्रसाद, जो कि हाल ही में कांग्रेस का दामन छोड़ करके और वहां पर पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी का दामन स्वीकार किया है, तो वो उन्होंने जाकर के उनसे वहां पर मुलाकात किया। तो कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश की राजनीति, जो उत्तर प्रदेश है और दिल्ली दरबार और उत्तर प्रदेश का दरबार जो है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के बातों में उलझे हुए हैं। और ये अंदर की जो बात है कि कहीं ना कहीं कुछ सामंजस्य नहीं बन पा रहे, जिसके कारण लगातार मीटिंगें चल रही हैं, लगातार बैठकें चल रही हैं। और उसी को पूर्ण रूप से एक रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ दिल्ली बुलाए गए हैं। क्योंकि निश्चित रूप से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उथल पुथल मच रही थी, जो AK शर्मा है, इनको जहां कैबिनेट में जगह देने की तैयारी चल रही थी, उसको लेकर के कहीं ना कहीं राजनीति छिड़ी हुई थी। और पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए, क्योंकि हालांकि 2022 का चुनाव नजदीक में है, ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी के सपा, जो पिछड़े वर्ग के जो बड़े नेता थे, वो कहीं ना कहीं साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे तो शुरू में ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से मुकर करके लगातार उनसे नाराज होकर के उन्होंने उनका दामन छोड़ दिया। तो वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें अनुप्रिया पटेल की, तो कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल भी कल उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह से वो भी मुलाकात की, उनका भी मुलाकात हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़े वर्ग को साधने की एक जो बात चल रही है, जो लगातार पिछड़ा वर्ग नाराज चल रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं शामिल करने के लिए, एक जगह देने के लिए अब चूंकि मनाने की समय आ गया है। अब किसी भी प्रकार से उत्तर प्रदेश का जो दिल्ली पहुंचने का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल रणवीर, आप बने रहिए हमारे साथ। और दिल्ली से हमारे संवाददाता यश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए जानते हैं आखिर यश, आपके पास क्या कुछ अपडेट है आज की मुलाकातों को लेकर? कब पीएम नरेंद्र मोदी से और जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे सीएम योगी? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल अभी दिल्ली दौरे पर हैं और आज सुबह 11:15 बजे करीबन
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होनी है। उसके ठीक बाद 12:30 बजे उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से होगी। हालांकि बीते दिन गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह से उनकी करीब 1.5 घंटे मुलाकात चली और तमाम उन विषयों पर चर्चा हुई कि किस तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई कमियां और खामियां न रह जाए, उसके चलते सारी शंकाएं और दूर की गई। इसी के साथ साथ मंथन किया गया। हालांकि देखिए, इस मीटिंगों का दौर जो है वो लगातार चल रहा है। औपचारिक रूप से जब जानकारी मिली थी तो गृह मंत्री अमित शाह से बैठक के बाद जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होनी थी देर शाम, लेकिन कई मीटिंगों के चलते वो मुलाकात स्थगित कर दी गई। उसके बाद देर रात तक जो है मीटिंगों का सिलसिला चलता रहा। देखिए, लखनऊ में भी बैठक हुई सत्येंद्र सिंह के साथ और तमाम मंत्रियों के साथ बैठक हुई। जितिन प्रसाद और वो भी उनसे यूपी सदन में मिलने पहुंचे। तो कहीं ना कहीं लगातार यही अटकलें लगाई जा रही है कि जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार करना है, क्योंकि चूंकि कोरोना के चलते कई मंत्री पद जो है वो अभी फिलहाल खाली है, तो उनको किस तरह से भरना है, आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह से तैयारी करनी है। और इसी के साथ साथ देखिए, सबसे अहम बात है जिस तरह से यूपी में पंचायत चुनाव हुआ और कहीं ना कहीं बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो काफी निराशाजनक रहा, तो उसके चलते भी कहीं ना कहीं सारी चीजों को एक तरह से पूरा मंथन किया जाएगा। और देखिए, ये सबसे अहम इसलिए भी है क्योंकि जब एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठक कर रहे थे और उसी समय लखनऊ में यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने राज्यपाल आनंदी पटेल के साथ मुलाकात की और इसके साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष रहे हृदय नारायण दीक्षित से भी उनकी मुलाकात की। हालांकि उन्होंने एक लिफाफा उनको सौंपा, अभी फिलहाल पता नहीं चल पाया कि उस लिफाफे में क्या था, लेकिन कहीं ना कहीं अटकलें ये लगाई जा रही है कि जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार करना है, कहीं ना कहीं उस सूची में नाम भी हो सकते थे। बिल्कुल। और यश, जैसा कि जितिन प्रसाद अब बीजेपी में जब से शामिल हुए हैं, उसी के अगले दिन सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने पहुंचते हैं और दूसरी तरफ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी अटकलें तेज हो चुकी है। तो क्या कयास लगाए जा रहे हैं, क्या जितिन प्रसाद को जगह दी जा सकती है मंत्रिमंडल में? देखिए, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम घट रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि देखिए अटकलें जब जितिन प्रसाद नहीं ज्वाइन किए थे बीजेपी में, जब भी यही पता लग रहा था कि कोई ना कोई आज बड़ी पर्सनालिटी, जिस तरह से ट्वीट सामने आया था, तो ज्वाइन कर सकती हैं। जब ढूंढा गया तो वो जितिन प्रसाद थे जो कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के इतने करीब थे। उसके बाद उन्हें बीजेपी ज्वाइन कराई गई। इसके बाद अचानक अगले ही दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे और उसके बाद देर रात उन्होंने जितिन प्रसाद से भी मुलाकात की यूपी सदन में। तो कहीं ना कहीं माना यही जा रहा है कि हाँ, उनका नाम भी हो सकता है, क्योंकि देखिए जिस तरह से AK शर्मा को भी मंत्रिमंडल में शामिल करने के कयास लगाए जा रहे हैं और लगातार यही एक सवाल उठाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण वोट है उसको अब बीजेपी एक तरह से अपनी ओर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि AK शर्मा को भी शामिल करा जा रहा है। उसके साथ साथ जितिन प्रसाद, जो कि बड़ा नाम है, ब्राह्मण चेहरा है एक तरह से उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी शामिल किया जाएगा। और देखिए, अभी कुछ ही टाइम बचा है जब विधानसभा चुनाव विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है, तो इसके चलते पूरी तैयारियां बीजेपी के तौर से करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, बंगाल का चुनाव हुआ, यूपी पंचायत चुनाव हुआ और तब भी जो प्रदर्शन था काफी ज्यादा एक तरह से बीजेपी के लिए निराशाजनक था। तो कहीं अब सारी चीजें कोई कमी ना रह जाए। बिल्कुल यश, आप बने रहिए हमारे साथ। और बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनिला जी, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। जी अनिला जी, मुलाकातों का जो ये दौर जारी है, क्योंकि कई तरीके के प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, चाहे वो विधानसभा की चुनाव की तैयारी हो या फिर मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो या फिर तीसरी लहर से निपटने की तैयारी हो। 3 मुद्दे बड़े हैं, क्या समझा जाए, क्योंकि अटकलें तेज हो रही है, क्या समझा जाए, ये मुलाकातें किस वजह से हो रही हैं आखिर? देखिए, दिल्ली में सीनियर्स रहते हैं, चाहे वो हमारे गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब हो, वरिष्ठ सारे मंत्री यहाँ पर रहते हैं, संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पे रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार केंद्र में है, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार उत्तर प्रदेश में है और जो भी निर्णय होते हैं वो आपस में तालमेल के साथ होते हैं। बहुत सारे मुद्दों पे विचार विमर्श भी करना होता है, फैसले लेने होते हैं। तो ये मुलाकातें तो होती रहती, पीछे भी योगी जी आए थे और मुलाकात करी थी, प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करी थी, गृह मंत्री जी से मुलाकात करी थी। और मुझे लगता है कि अब उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है, बहुत सारे विषय होते हैं चर्चा करने के लिए। मुझे लगता है ये जो मीटिंग्स हैं उसी संदर्भ में देखना चाहिए। बिल्कुल अनिला जी, लेकिन ये मुलाकातें अचानक से तब और ज्यादा चर्चा का विषय बन जाती है जब पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल होते हैं और उसके अगले ही दिन सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंच जाते हैं। देखिए, यहाँ पे 2 बात समझने की बहुत आवश्यकता है। जितिन प्रसाद जी का हम स्वागत करते हैं
जी। वो एक बड़ा चेहरा है राजनीति में। 3 पीढ़ियों से कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए। हम उनका बिल्कुल दिल से उनका स्वागत करते हैं। ये कांग्रेस की हानि है, हमारा लाभ है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही कद्दावर बड़े चेहरे, ब्राह्मण चेहरे हैं, ऑलरेडी हैं। तो ये ना समझा जाए कि जतिन प्रसाद जी आए हैं तो हमारे पास कोई ब्राह्मण चेहरा नहीं था भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए उनको लाया गया है। वो इसलिए आए हैं क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस में उनको घुटन महसूस हो रही थी। उनकी आवाज सुनने वाला, उनकी बात सुनने वाला और इंडियन नेशनल कांग्रेस को मजबूत करने वाला कोई ऐसा वहां पे नेतृत्व ही नहीं है, जिसकी वजह से उनको लग रहा था कि नहीं, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस पता नहीं कौन से पतन में जा रही है, जहां आवाज भी नहीं सुनी जा रही, बात भी नहीं सुनी जा रही। तो भारतीय जनता पार्टी के पास ऑलरेडी बहुत सीनियर, बहुत स्ट्रांग ब्राह्मण फेसेस हैं। तो ये मैं कहूंगी कि जतिन प्रसाद जी का भी लाभ है हमारे परिवार से जुड़ने का। एक ऐसा राजनीतिक दल जो अपने आप में कितना बड़ा है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा है, ये सब जानते हैं, और संगठन कितना मजबूत है ये भी सब जानते हैं। तो मुझे लगता है कि जतिन प्रसाद जी ने ज्वाइन किया है और अगले दिन योगी जी का दिल्ली आना हुआ, ऐसा नहीं है। योगी जी का अपने तयशुदा कार्यक्रम है जिसकी वजह से दिल्ली आए। देखिए अनिला जी, कई तरीके के सवाल हैं, चाहे वो लखनऊ में मुलाकातों का दौर हो या फिर अब दिल्ली में जो मुलाकातें जिस तरीके से हो रही हैं उन पर अगर चर्चा की जाए, तो अब ऐसे में क्या उम्मीद जताई जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव तो नजदीक है ही, साथ ही साथ कई तरीके के सवाल देखिए उठ रहे थे, चाहे वो नेतृत्व परिवर्तन की बात हो या फिर मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो। देखिए, एक एजेंडा चलाया गया था कि उत्तर प्रदेश में नेतृत्व बदला जाएगा, एक एजेंडा था, क्योंकि सारे एजेंडा जो इस तरीके के माइंडसेट के लोग हैं उनके फेल होते चले जा रहे थे। क्यों फेल हो रहे थे? क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई एक उंगली नहीं उठा सकता योगी आदित्यनाथ जी के पूरे टेन्योर में भ्रष्टाचार को लेकर। हाँ, क्राइम में देख लीजिए, अपराधी जो हैं किस प्रकार से थर थर कांपते हैं। 1000 करोड़ से ज्यादा की उनकी जो प्रॉपर्टी है वो हमने जब्त करी है। जघन्य अपराधी जो हैं एनकाउंटर से मारे गए हैं। याद करिए, जघन्य अपराधी विकास दुबे जब मारा गया था एक्सीडेंट में, उसके बाद से एक नैरेटिव, एक परसेप्शन बिल्ड करना शुरू कर दिया कि नहीं, ये पार्टी जो है ब्राह्मण विरोधी है। अगर अपराधियों के मरने पे या एनकाउंटर पे मरने पे आप लोगों को लगता है कि ये पार्टी ब्राह्मण विरोधी है, तो मुझे उनकी मानसिकता पे तरस आता है, क्योंकि अपराधी की तो कोई जात और धर्म होता नहीं, वो जाति और धर्म देखकर तो अपराध करता नहीं। तो ये मैं कहूँगी दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसे लोगों का। और उन्हीं लोगों ने एक नैरेटिव चलाया था कि ब्राह्मण गुस्सा है, उन्होंने नैरेटिव चलाया कि नेतृत्व बदला जाएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी को वो घेर नहीं पा रहे थे किसी भी तरीके से। तो हम लोगों के अंदर, यानी पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर कभी भी कोई दिमाग में भी दूर दूर तक नहीं आया कि नेतृत्व में कोई बदलाव होगा। और जहां तक कैबिनेट एक्सपेंशन की बात है, अगर आवश्यकता होगी तो जरूर होगा, और नहीं लगेगी आवश्यकता तो नहीं भी होगा। बिल्कुल। और अनिला जी, जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज भी पीएम नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा के साथ मुलाकात करेंगे, क्योंकि हमने सवाल कई तरीके के उठाए हैं और ऐसे में अब और भी ज्यादा यहां पर अटकलें तेज हो जाती है कि क्या मंत्रिमंडल में विस्तार किया जाएगा या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ को कोई और बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा जा सकता है। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे, 22 में भी वही रहेंगे। और कैबिनेट एक्सपेंशन मैंने बताया ना आपको, अगर आवश्यकता होगी तो, क्योंकि अभी हमारे 4 या 5 मंत्री जो हैं हमारे बीच नहीं रहे हैं, तो जगह तो खाली है। और अगर पार्टी को लगता है कि आवश्यकता है कैबिनेट एक्सपेंशन की तो बिल्कुल होगा, और लगेगा कि नहीं अभी नहीं करना है, चुनाव बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है, तो नहीं भी होगा। मुझे लगता है ये आंतरिक मामला है, और अगर एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा वो सबसे पहले तो आप ही लोगों को पता चल जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनिला जी तमाम बातचीत के लिए। तो जिस तरीके से यहाँ पर तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं, आज दूसरा दिन है सीएम योगी आदित्यनाथ का जब वो दिल्ली में मौजूद है। प्रणवीर पांडे हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणवीर, अभी तक हमने ये बात की है बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह से, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि देखिए इस तरीके की मुलाकातें तो होती रहती हैं और बात रही अगर मंत्रिमंडल विस्तार की तो वो भी किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि एक के बाद एक
चाहे वो वीके सिंह से मुलाकात हो या फिर जितिन प्रसाद से मुलाकात हो या फिर सत्यपाल सिंह से मुलाकात हो और चाहे वो अनुप्रिया पटेल के साथ अमित शाह की मुलाकात हो। देखिए, सभी की मुलाकातों पर आगे प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये मुलाकातें क्यों हो रही हैं। अचानक से सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचते, देखिए 2017 का वो वक्त जब चुनाव के नतीजे आ चुके थे, सभी के पास यही सवाल था कि आखिर सीएम का चेहरा कौन बनेगा। जिस रेस में सबसे आगे थे केशव प्रसाद मौर्य, अचानक से चार्टर्ड प्लेन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलाया जाता है और उनको ये बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है क्योंकि खुद पीएम मोदी के खास रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। लेकिन अब 2021 में क्या बड़ा बदलाव हो सकता है आखिर? देखिए, जैसे अभी महिला प्रवक्ता बीजेपी की जो थी, इन्होंने दो बातें कही। इनकी दोनों बातों पे गौर करने की बात है कि इन्होंने विकास दुबे का नाम लिया कानपुर के इनकाउंटर में, जो कि अपराधी थे पुलिस के इनकाउंटर में मारे गए। लेकिन उसी में इन्होंने एक बात को नहीं गौर किया कि वही जितिन प्रसाद जो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, कांग्रेस में रहते हुए इन्होंने साफ तौर पर कहा था कि योगी सरकार में कितने ब्राह्मणों का इनकाउंटर हुआ है उसकी सूची पेश करे भारतीय जनता पार्टी। जितिन प्रसाद के इस बयान पर और इस मांग पर पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ी खलबलाहट आ गई थी और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से और जितिन प्रसाद का सीधा जो है एक टकराव हो गया था, राजनीतिक टकराव हो गया था। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं योगी सरकार लगातार बैक फुट पे चल रही थी और जितिन प्रसाद की बातों को जवाब बिल्कुल भी नहीं दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ अब अगर 2021 की बात करें, दोनों स्थिति घटनाक्रम एक साथ जोड़ रहे हैं और एक साथ इसके रिजल्ट भी निकल रहे हैं। इसमें गौर करिए कि 2021 में जब आरएसएस ने साफ तौर पर सर्वे किया, सर्वे करने के बाद आरएसएस ने साफ तौर पर कहा कि 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश की मुखिया योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में लड़ा जाएगा, उनकी अगुवाई में लड़ा जाएगा। कहीं ना कहीं उसके बाद तुरंत जितिन प्रसाद को केंद्र में मोदी सरकार ने तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन करा लिया। इससे योगी सरकार, अब आप देखिए दोनों चीजों में, पहली बार जब इनकाउंटर हुआ विकास दुबे का, उसमें इन्होंने ब्राह्मण की जब सूची मांगी तो और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से दोनों लोगों का राजनीतिक टकराव बहुत वर्चस्व पर पहुंच गया और कहीं ना कहीं ये लगातार विवाद बढ़ता चला गया। इन्होंने सूची नहीं प्रस्तुत की। दूसरी तरफ जब आरएसएस संगठन ने जब लगातार सर्वे करने के बाद में अपना एक फैसला किया कि उत्तर प्रदेश 2022 का चुनाव योगी सरकार के अंडर में लड़ा जाएगा, जिस तरीके से राजनीतिक लोग बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तुरंत उससे दूसरे तीसरे दिन जितिन प्रसाद को केंद्र में भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन कर लिया। इससे योगी सरकार जो है, जो लखनऊ का दरबार है, वो खड़वा गया और तुरंत दिल्ली दरबार पहुंच गया। चलिए प्रणवीर, हमारे साथ आप बने रहिए और ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक बाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। नमस्कार अभिषेक जी, जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए और यही वो जितिन प्रसाद है जिन्होंने काफी ज्यादा कड़ा विरोध भी किया था बीजेपी का, और अब शामिल होने के बाद उनका ये कहना है कि बीजेपी काम करने वाली पार्टी है। क्या इस पर आपकी प्रतिक्रिया? और दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने भी पहुंचे हुए हैं, आज पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात होगी उनकी, क्योंकि यहां पर अटकलें, देखिए ये भी आपको चर्चा के दौरान बता देती कि अटकलें ये भी तेज है कि मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान क्या जितिन प्रसाद को कोई अहम जगह दी जा सकती है? देखिए, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर इन्होंने 4.5 साल में काम किया होता 5 साल हुए तो शायद इसकी जरूरत न पड़ती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इससे परेशान है कि दरकती हुई जमीन, बिखरता हुआ जनाधार और खोता हुआ विश्वास, ये जनता के बीच अब किसी काम को करने लायक नहीं रह गए हैं। और बात रहेगी जितिन प्रसाद की, तो जितिन प्रसाद जी को कांग्रेस ने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, लोगों के बीच सेवा करने का मौका दिया, इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती थी। ये तो दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी का कि उन्होंने कांग्रेस से एक व्यक्ति को लिया। इसलिए लिया क्योंकि अगर आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व की कमी है, क्षमता की कमी है। इस वजह से हमेशा वो कांग्रेस के लोगों को तोड़ करके अपनी सरकारों में लेकर के आते हैं। यह हमेशा से बताता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेतृत्व और क्षमता दोनों की कमी है। और बात रह गई, अगर चुनाव की बात अगर आप करेंगे 2022 आने वाले हैं, तो जनता ने इस चीज को दिखा दिया है कि पश्चिम बंगाल में कैसे इन सब लोगों की जोड़ी ठीक है। अभिषेक जी, जरा यहाँ पर चुनाव में फेल हो चुकी थी। यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी कुछ देर के लिए, क्योंकि सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। धन्यवाद। अनुराग जी,
अटकलें तेज हैं और आखिर यूपी की राजनीति में चल क्या रहा है, क्योंकि देखिए पंचायत चुनाव के जो नतीजे आए शायद उसी को गंभीरता से काफी ज्यादा ले लिया है बीजेपी ने, और इसी को देखते हुए तैयारियां तेज हो चुकी है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, अब आजकल यूपी उत्तर प्रदेश में और देश में दो बीजेपी हो गई। एक उत्तर प्रदेश की बीजेपी, एक हो गई है केंद्र दिल्ली की बीजेपी। उत्तर प्रदेश बीजेपी और दिल्ली बीजेपी के बीच में इतनी दूरियां हो गई हैं, तनातनी चल रही है कि वो उत्तर प्रदेश की जनता के बारे में भूल गए। उत्तर प्रदेश की जनता में आज भी कोरोना से गांव-गांव में लोगों की मौतें हो रही हैं और कराहा रहा है गांव, उत्तर प्रदेश कराहा रहा है। और मुख्यमंत्री कई वेस्ट बंगाल के चुनाव में बिजी होते हैं, कई बिहार के, कई महाराष्ट्र के। अब उससे फुर्सत मिली है तो अपनी कुर्सी बचाने में और अपने आप को प्रूफ करने में बिजी है। तो बताओ उत्तर प्रदेश की जनता कहाँ जाए? दोनों बीजेपी मिलकर उत्तर प्रदेश की जनता की तो मदद कर नहीं रहे, अपनी अपनी मदद कर रहे हैं। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी में तो नेता होते ही नहीं है, नेता इंपोर्ट करते हैं। जैसे चुनाव आता है नेता इंपोर्ट करने लगते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं नेता से चुनाव नहीं जीता जाता, जनता से जीता जाता है। और जिस जनता से चुनाव जीता जाता है उस जनता के पास तो आप है नहीं, जनता से तो आप दूर हैं, आप तो अपने आप मैनेजमेंट में लगे हैं। तो जनता अपने मैनेजमेंट में लगी है, वक्त आने पे जनता अपना मैनेजमेंट दिखा देगी, इनका मैनेजमेंट रखा रह जाएगा। जैसे पंचायत चुनाव में जनता ने अपना मैनेजमेंट दिखाया था भाजपा को हरा के, इस बार फिर 2022 में बाईसाइकिल की सरकार बनाएगी और भाजपा को अपना रास्ता दिखा देगी। सीधी सी बात है, जनता उसी के साथ है जो जनता के साथ है। लेकिन देखिए विधानसभा चुनाव बहुत ही नजदीक आ चुके हैं, ऐसे में बीजेपी, आपको नहीं लग रहा है कि बीजेपी अब बहुत ज्यादा सतर्क है और तमाम दल कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं? मेरी बात ये नहीं समझे, क्या सतर्क है? आपस में लड़ रहे हैं वो, आपको सतर्कता लड़ रही तो ठीक है, सत्ता की लड़ाई चल रही है, आप कह रहे हो सतर्क है। अब लड़ाई सतर्क के लिए है तो ठीक है भाई। देखिए इस पर प्रतिक्रियाएं आना तो जाहिर सी बात है। देखिए अनुराग जी, क्योंकि विधानसभा चुनाव की तैयारी में हर दल पहले से ही जुट जाता है, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो और चाहे बीजेपी। सपा जिसकी जमीन बहुत ज्यादा मजबूत हुआ करती थी, अब आने वाले वक्त में कैसी होगी? क्योंकि बीजेपी इस बार भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। सपा की जमीन मजबूत हुआ करती थी नहीं, मजबूत है। हमारा संगठन मजबूत है। हमारा संगठन उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से गांव-गांव, गली-गली में है। हम भागे नहीं घूम रहे हैं दिल्ली और यहाँ कि चलो आओ दिल्ली की पर्यवेक्षक आएंगे और सरकार बनाएंगे और बचाएंगे। जैसा आपने और जगह देखा, उनका हाल यही होने वाला है कि ये ऐसी नेताओं को खोजने के चक्कर में रहेंगे और जनता जमीन से खपका देगी। जनता के पास तो है नहीं, नेताओं के पास है। तो नेता और जनता में क्या फर्क होता है? ठीक है अनुराग जी, आपकी बातों का जवाब देने के लिए बीजेपी प्रवक्ता विजय खेड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। जी विजय जी, अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता, और उनका ये कहना है कि बीजेपी कहीं कहीं पीछे छूट रही है। जहां प्रदेश में तमाम मुश्किलें चल रही हैं, चाहे वो कोरोना हो, हर तरीके की समस्याएं चल रही है और ऐसे में मुलाकातों का दौर जारी है। देखिए, सपा प्रवक्ता या कांग्रेस प्रवक्ता, उन्हें तो कुछ न कुछ बोलना ही है। कोरोना के समय रात दिन एक करके एक एक सेकंड कोरोना को ठीक करने के लिए जिए मरे हैं मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के, योगी जी। और अब जब थोड़ी सी वहां से राहत मिली है, इसी तरह प्रधानमंत्री 24 घंटे कोरोना के लिए बैठे रहे, काम करते रहे, कोई राजनीतिक काम नहीं कर पाए ज्यादा। तो अब सवाल उठता है कि चुनाव का भी समय है और हालात इतने अच्छे उत्तर प्रदेश में है कि पूरा हिंदुस्तान उससे सीख रहा है। तो अब क्या वो प्रधानमंत्री से मिलने ना आए? थोड़ी सी सांस अब मिली है जब इतने दिनों में, तो अब प्रधानमंत्री से तो मिलेंगे ना। प्रधानमंत्री हैं देश के, पार्टी अध्यक्ष से तो मिलेंगे ना, गृह मंत्री से तो मिलेंगे ना। और राजनीतिक बात भी हो सकती है, कोरोना पे भी चर्चा हो सकती है, दोनों बातें हैं। तो राजनीतिक तो चुनाव सामने आ ही रहे हैं, 2-4-6 महीने में इलेक्शन का माहौल बिल्कुल ही बन जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की तो शुरू से तरीका ही है उन लोगों का, इस पार्टी का ऐसा कि ये चुनाव की तैयारी हमेशा शुरू से करते हैं। ये पहली बार नहीं है। संगठन को मजबूत करते हैं, बूथ को मजबूत करते हैं, आखिरी मिनट तक। और पार्टियों की तरह वो नहीं करते हैं बेचाबाची टिकट की, खरीदा खरादी, इधर से टिकट करो, उसका इधर करो। ये काम धंधाबाजी जो सपा, कांग्रेस, बसपा में होती है, वो इस पार्टी में होती ही नहीं कभी। इसलिए अब ये बात राजनीतिक चर्चा भी होगी। दूसरी हो सकता है प्रधानमंत्री उनकी प्रशंसा भी करें, उनको अच्छा लगे कि रात दिन जब उन्होंने एक काम किया है, और उत्साह उनका बढ़ेगा इस बात से। अब इसमें ये कह देना कि वहाँ कुछ बचा नहीं है, यहाँ बचा नहीं है, अरे अभी
उसके बाद आपने सारी बुराइयां कर ली, तब भी भारतीय जनता पार्टी सब जगह से जीती तो रही है। 3 से 77 हम बंगाल में पहुंच गए, आसाम में हमारी सीटें बढ़ गई, पुडुचेरी में हमने शासन कर बना दिया अपना। इसके बावजूद भी इनका कहना, इनकी रट तो लगी ही रहती है। विजय जी, लेकिन देखिए जब पंचायत चुनाव के नतीजे आए, सपा ने अपना परचम इस बार लहराया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जितने भी ग्रामीण इलाके हैं वहां पर अभी भी सपा की अच्छी पकड़ है, तो ऐसे में बीजेपी इस चुनाव को काफी ज्यादा गंभीरता से लेते हुए आगे बढ़ रही है, या फिर कुछ और भी मास्टर प्लान है? परचम कुछ नहीं लहरा है। हमको अपेक्षित जितना हम चाहते थे उतना हमें नहीं मिला, लेकिन संतोषजनक मिला है हमें। खूब रहा इनका सवाल, तो इनका एक ही गणित है आपके सामने। 5 सीट लोकसभा की हमेशा याद रखिएगा, 3 मुस्लिम सीटें, 2 यादव सीटें। तो जहां छोटे गांव के जब चुनाव होते हैं तो वहाँ एक क्लस्टर्ड होता है। जैसे अब क्लस्टर है, रामपुर में है या इटावा में है या आजमगढ़ में है, तो जहां जहां यादव के हैं, मैनपुरी है, तो वो वहां जीत जाते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बाकी आम जनता का जहां तक रुख है, अभी भी एक सर्वे हुआ था तो उसमें 40% लोगों ने कहा उनके लिए, इनको तो 12% लोगों ने बोला, प्रियंका जी को 6% लोगों ने बोला, इनसे ज्यादा तो बीएसपी के लिए लोगों ने बोला है। तो सपा तो बीएसपी के नीचे ही रहने वाली है इस चुनाव में, ये आप निश्चित जानिएगा। इनका वो गणित जो एमबाई है ना, मुस्लिम और यादव वाला, वो गणित उतना ही है जितने क्षेत्र में है, उसके ऊपर चलता नहीं है। आम जनता को अभी इनका अपराध भी याद है, सब याद है, उसकी चिंता हमें नहीं है। हमारा अपना सिस्टम है एक भारतीय जनता पार्टी का, उसके तहत हम काम कर रहे हैं। और ये मुलाकात तो होना ही चाहिए थे, इतने दिन से प्रधानमंत्री से वो मिल नहीं पाए थे, अध्यक्ष से मिल नहीं पाए थे। एक शब्द अभी चर्चा का विषय बना हुआ है कि बीजेपी में बड़ा बदलाव हो सकता है। चाहे हम देखिए मुलाकातों की बात करें, खुद अनुप्रिया पटेल अमित शाह से मुलाकात करने गई, और इसके अलावा जितिन प्रसाद, जिनके आने के बाद ही ये मुलाकातें शुरू हुई हैं। तो आखिर ये जो बदलाव शब्द जो विषय बना हुआ इस वक्त चर्चा का, क्या कह सकते हैं इस पर आप अभी? देखिए, जहां तक जितिन प्रसाद का है वो ठीक है, राजनीतिक परिवार से है, और ये बात भी बता बड़ी जोरों से कह रहे ब्राह्मण चेहरा। ब्राह्मण तो पहले ही डॉक्टर रीता बहुगुणा तो उनसे बड़ी नेता है, उनके पिताजी भी उनके पिताजी से कहीं बड़े नेता थे। तो हमारे पास तो इतना बड़ा चेहरा, डॉक्टर प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी इतने बड़े नेता हैं, हमारा ब्राह्मण चेहरा की बात जबरदस्ती उड़ाना इन लोगों का कारोबार है ये। इतने बड़े बड़े नेता सामने बैठे थे उनके उत्तर प्रदेश के अंदर, रीता जी बैठी हुई है, दिनेश शर्मा जी बैठे हुए, तो वो तो कहना कि बेकार की बातें हैं। रहा ये कि अब चुनाव आ रहे हैं तो थोड़े बहुत संगठन में या कैबिनेट में बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि कई लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं, संगठन के होशियार होते हैं, रात दिन एक करने वाले, तो हो सकता है मंत्री से 1-2 को संगठन में लाया जाए, संभव है ये। रहा अनुप्रिया पटेल का, तो जब चुनाव आ रहे हैं तो उसकी बातचीत भी होगी, राजनीतिक चर्चाएं भी होंगी, और हो सकता है इसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं है, कोई रिसफलिंग वगैरह के बारे में वो तो हम नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ये मुलाकात जो है प्रधानमंत्री से बिल्कुल ठीक है, और अब चूंकि फुर्सत मिली तो राजनीतिक चर्चा भी होगी, और चुनाव वाला प्रदेश भी है उत्तर प्रदेश। और रहा जहाँ तक सपा का सवाल है, अपना घर देखें, इनका अभी करप्शन वाला भी खेल खत्म नहीं हुआ है। वो उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर अभी भी जेल में है, साल भर में जमानत नहीं हो रही है इनकी, और दूसरा हाल भी इनका आपराधिक तंत्र अभी भी काम ही कर रहा है पूरे उत्तर प्रदेश भर में। ठीक है विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और ये बातचीत की। तो कहना है बीजेपी का कि फुर्सत का वक्त मिला है और यही वक्त है कि अब मुलाकातें की जाएं, और इससे भी मना नहीं किया जा रहा है कि कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।